बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। बड़ी खबर ये सीतामढ़ी से आ रही है, जहां पर बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार दुर्गा पूजा पंडाल में घूम घूम कर पूजा समिति सदस्यों के बीच तलवार और रामायण की किताब बांटते नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस कारनामे पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विरोधियों ने विधायक पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए विधायक ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इसे जरूरी बताया। आरोप यह भी लग रहा है कि विधायक इस जैसे ही ये पहल करते हैं, उस पहल के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में भी वो लगे हुए हैं। बीजेपी विधायक ने इसकी शुरुआत माता जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम से की है, जहां कार्यक्रम के दौरान कई साधु संत भी मौजूद रहे। दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए हमने भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। तो दुर्गा पूजा पंडाल में देखिए कैसे हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर तलवार और गीता की जो किताब है वो दी गई। हमारे साथ इस वक्त राकेश रंजन सीतामढ़ी संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, ऐसे कितने पंडाल, क्योंकि पूजा समितियों तक ये पहुंचाया गया और कहा गया कि भाई इसकी भी पूजा होगी, तो ऐसे कितने पंडालों में इसका उन्होंने वितरण किया है? देखिए, कल से इस अभियान की विधायक मिथिलेश कुमार ने शुरुआत की है और यह अभियान 2-3 दिनों तक चलेगा। और सीतामढ़ी जो जिला मुख्यालय डुमरा है और सीतामढ़ी का जो शहरी इलाका है, वहां तकरीबन 30 से 35 ऐसे जगह है जहां पर भव्य पूजा पंडाल का आयोजन करके माता दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। तो सभी जगह यह तलवार और रामायण की किताब बांटने का उनकी इच्छा है और लगातार वो ऐसा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात को लेकर जगह जगह अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है कि आखिरकार विधायक को क्या सूझी कि वो तलवार पूजा पंडालों में घूम घूम कर बांट रहे हैं। तो लोग इसको चुनाव से भी जोड़ के देख रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के का काम कर रहे हैं। अगले साल चुनाव होना है तो कई हो रही है, लेकिन ये जो कार्यक्रम चल रहा है पंडालों में पूजा पंडालों में तलवार बांटने का, यह लगातार कल से शुरू हुआ था। राकेश, आम विपक्ष क्या कहता है ये अलग बात है, राजनीति में इसे किस लिहाज से देखा जा रहा है ये अलग बात है। आम लोग उनके इस तलवार और किताब को बांटने को लेकर उनकी क्या राय है? देखिए, जो आम लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित है कि भाई पूजा पंडालों में तलवार बांटने का, रामायण की किताब बांटने को लेकर किसी ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जो तलवार बांटने को लेकर लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्योंकि पूजा पंडालों में लोग चंदा देते हैं शांतिपूर्ण और बेहतर तरीके से पूजा करने के लिए। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, विवाद रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो पूजा पंडालों में घूम घूम कर चंदा वितरण करते हैं और अपने तरफ से पूजा पंडालों के आयोजन को लेकर देते हैं पैसा। तो लेकिन ऐसा ही इन्होंने नहीं किया है, ये तलवार बांट रहे हैं और इनके गाड़ी के डिक्की में सैकड़ों की तादाद में तलवारें रखी हुई हैं। ये विजुअल भी हम लोगों ने दिखाया है। तो यह आश्चर्य की बात है, लोग काफी आश्चर्यचकित है कि आखिरकार तलवार बांटने के पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है। बिल्कुल, और जिला प्रशासन को क्या इसकी जानकारी थी? क्योंकि वो तलवार लेकर घूम रहे थे और वो एक एक पूजा पंडाल तक पहुंच रहे हैं, और जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि ये तो 2 दिनों से चल रहा है और ये आगे कब तक चलेगा ये भी अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को क्या इस बात की जानकारी थी कि भाई तलवार बांटी जा रही है, गाड़ी में तलवार लाई जा रही है, ले जाई जा रही है?
देखिए, जो विधायक है मिथिलेश कुमार, उनके द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई है कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन स्थानीय जो भी पत्रकार हैं उनको इसकी सूचना बाकायदा देकर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो निश्चित तौर पर यह बात की जानकारी जिला प्रशासन के तक पहुंची होगी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है और तलवार लगातार काटा जा रहा है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन क्या अपना रुख अख्तियार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्म के नाम पर राजनीति वाली ये तस्वीर है जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीतामढ़ी से बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार के दुर्गा पूजा पंडाल में तलवार और रामायण बांटने पर सियासत तेज हो गई है और इसे लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार और प्रशासन पर तंज कसा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस पर जवाब जरूर देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि यह हमारी कोई प्रथा नहीं है, लोकल स्तर पर डिमांड हुई होगी और तभी विधायक जी ने ऐसा किया है। लोकल संस्थाएं कुछ अपनी बात रखी होंगी, ये कोई हमारा प्रथा नहीं है। लोकल स्तर पर कोई डिमांड्स हुए होंगे माननीय विधायक से, तो वो उन लोगों ने पूरा किया। सीतामढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक तलवार बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करें। ये शासन चुपचाप कान में रुआ डाल करके क्यों पड़ा हुआ है? एक अन्य मार्ग में बैठ करके चैन की बंसी बजाने से शासन थोड़ी चलते, इसलिए तो अपराध बढ़ रहा है। तलवार बांटने की छूट अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दे रखी है तो बिहार का भला भगवान ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी काम की बात नहीं करता, नफरत की बात करता, तलवार की बात करता है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 19 वर्षों से सामाजिक सौहार्द कायम कर राज्य को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच कलम, किताब, पुस्तक का वितरण कर आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, करा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो बिहार में तनाव की खेती करना चाहते हैं। तनाव की खेती से राज्य की प्रगति और राज्य की शांति व्यवस्था भंग होती है। इसलिए तमाम ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार से राज्य के लोगों को। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में, जहां पर इस वक्त राज्य निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक इस लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रगतिशील बिहार पर सबसे बड़ी चर्चा इस मंच पर की जाती हुई। विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री, आपके सामने। उसमें भी बहुत बड़ा फर्क था, क्योंकि अमूमन अगर आप पिछले इतिहास को देखें तो जैसे नेपाल से ही सारी नदियों का उद्गम है, जो उत्तर बिहार में बाढ़ जो लाती हैं नदियां, और वो पश्चिम से पूरब की तरफ एक सीरीज से है। मतलब पश्चिम से अगर हम शुरू करें तो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, मतलब नेपाल के पूरे पश्चिम से पूरब में जितनी बारिश होती है वो सारे बारिश का पानी वो बिहार होते, गंगा नदी होते, बंगाल की खाड़ी में पानी जाता है। तो सर इसी से सवाल मेरा निकल रहा है सर। एक मिनट हम कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये इस साल की यूनिक स्थिति है। पहली दफा जो लोगों ने महसूस किया है, और हमें ने नहीं महसूस किया है, नेपाल के लोगों ने भी महसूस किया है, पहली बार वर्षा में लगभग 125-150 लोग बह गए बारिश के पानी में। 60 से 65 घंटे के अंदर 550 मिलीमीटर वर्षा हो गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो सारा पानी इधर से जाना था। और दूसरी विचित्रता या दुस्सहयोग कहिए ये थी कि पूरे नेपाल में एक साथ पानी हुआ। आप पिछले हमारे बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, सबको स्मरण होगा कि पहले कभी गंडक में बाढ़ आती थी, कभी घाघरा से, फिर कभी बागमती से, सबसे पहले बागमती में आती थी जिसको अधवारा समूह भी कहते हैं, सब जुड़ा हुआ आपस में, फिर कमला, कोसी, महानंदा। ये इस बार पहला मौका था जब पूरे नेपाल में एक साथ बारिश हुई और सभी नदियों में एक साथ बाढ़ की स्थिति बन गई। लेकिन हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल किया। कुछ जगह तो जहां करीब जो ये
कोसी का जो दरभंगा मतलब टेल एंड पे हम लोग का एम्बैंकमेंट है, वो करीब 6-7 किलोमीटर में ओवर टॉप कर गया जी। बांध के 1 फुट ऊपर से पानी बह रहा था, उसी में थोड़ा ब्रीच हो गया था। ठीक है सर, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो ये कि देखिए बाढ़ का जो विकराल रूप है, विनाशकारी बाढ़ हर साल आप बताते हैं, लेकिन इस बार स्थिति हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति बदली है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो चुनौतियां हैं, इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, उसके लिए जहां तक क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए है, उसकी तो व्यापकता ही अलग किस्म की है। क्लाइमेट चेंज ये सिर्फ जल संसाधन विभाग से जुड़ा मामला नहीं है, उसके अनेक अवयव हैं और अलग अलग विभागों से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो उस हिसाब से तैयारी करते हैं कि नदियों में जब बाढ़ आए तो उसका। तो प्रगतिशील बिहार पर सबसे बड़ी चर्चा, और इस मंच से आप विजय चौधरी को सुन रहे थे। दरभंगा से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान इस वक्त सामने आ चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को 7-7 हजार रुपए दिए जाएंगे डीबीटी के माध्यम से, सीधे खाते में ये रकम जो है वो भेजी जाएगी। विजयादशमी से पहले ये रकम सभी के पास डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे पहुंचेगी। अनुदान राशि जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के बाद ये निर्देश के तौर पर सामने है। बाढ़ग्रस्त इलाके के हवाई सर्वे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दरभंगा के इंडोर स्टेडियम नीतीश कुमार की मौजूदगी नजर आई, और फिर फूड पैकेजिंग केंद्र का जायजा लेते हुए भी वो दिखे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी। तो हवाई सर्वे के बाद सीएम की तरफ से एक बड़ा ऐलान, ये ऐलान आप एक सहयोग के तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त इस राहत के तौर पर देख सकते हैं। और विपिन कुमार दास हमारे साथ इस वक्त सीधे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, मुख्यमंत्री का ये दौरा, और इस दौरे से सबसे ज्यादा अगर किसी को आस है तो वो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बड़े ऐलान के तौर पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? दरभंगा पहुंचे और दरभंगा पहुंचते ही बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर ये दिया है कि 9 तारीख दुर्गा पूजा से पहले जो है 9 तारीख को ही सारे जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके अकाउंट में 7,000 रुपया वो जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, उन्हें राहत भेज दिया जाएगा। जिसको लेके यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनका लिस्ट वो यहाँ से भी बनाए, और पहले से भी उनका लिस्ट तैयार रहता है आपदा विभाग के पास। सारा अकाउंट जो है और बाढ़ पीड़ितों का वहाँ रहा, और जैसे यहाँ से अधिकारी भेजेंगे सारे लोगों का अकाउंट पर जो 9 तारीख को उनको 7,000 रुपया भेज दिया जाएगा। तो बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी और राहत वाली खबर है। वहीं पर यहाँ जो फूड पैकेट बनाए जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता को भी देखा और कहा कि यहाँ व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है कि सारे जो बाढ़ पीड़ित हैं लगभग 50,000 की संख्या बताया जा रहा है, और भी नए प्रखंड में जहां पर आंशिक या प्रभावित है वहां का भी लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। लेकिन 50,000 लोगों को सहायता राशि के तौर पर 7,000 रुपए देने का ऐलान, और डीबीटी के जरिए ये राशि जो है खातों में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में आई बाढ़ के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्षेत्र में नहीं जाने पर बीजेपी प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उनकी तरफ से सवाल उठाया जाता है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ट्विटर बबुआ हैं, और आपको यह भी बताते चलें कि विदेश में रहकर ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल बयानबाजी करने से ही तेजस्वी यादव का काम चल रहा है, इसके अलावा तो वो कुछ कर नहीं रहे। यादव जी, आप तो सिर्फ ट्विटर बबुआ है, विदेश में रह करके ट्वीट करते हैं। बिहार में बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, एक भी बताइए जहां आपकी पार्टी की ओर से या आपकी ओर से कहीं सहायता चलाई जा रही हो। राजद के किसी भी नेता को मैं चैलेंज करता हूं कि वो बताएं एक भी जगह बिहार में उन्होंने राहत सामग्री भेजी है क्या? अरे तेजस्वी यादव जी, जितना माल आप विदेशों में दबा के रखे हैं, कुछ % उसका कम से कम राघोपुर में तक करवा दीजिए कि वहां जनता जो बाढ़ से त्राहिमाम है कुछ राहत उसको मिले। खबर पटना से, जहां फतुहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, और इस दौरान हादसे में बाइक सवार पिता और पुत्र के साथ एक अन्य व्यक्ति की इस हादसे में मौत हो गई है। फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदपुर में स्टेट हाईवे की यह घटना, जहां तीनों मृतक रुकनपुर गांव के रहने वाले बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि गंगा प्रसाद अपने निर्माणाधीन मकान को लेकर ईंट लाने बेटे राहुल और ठेकेदार रविशंकर के साथ खुसरूपुर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में ये आ गए।
घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। एक साथ 3 लोगों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार तो किसी वाहन के द्वारा ठोकर मार दिया गया, जिसमें तीनों की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। सूचना पाते ही तत्क्षण हम लोग पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहां पर मृतक की पहचान नहीं हो पाई। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसी भेज दिया गया। उनका एक मोटरसाइकिल था, जिससे हम लोग उनके परिजन को ढूंढ पाया और उनको सूचना दिया। मृतक के पहचान के रूप में रविशंकर कुमार, राहुल कुमार, गंगा प्रसाद, ये तीनों पाए गए। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब तस्करों ने हमला कर दिया। एसएसबी के 2 जवानों की पिटाई की गई है। मारपीट का गंभीर रूप से इन्हें घायल किया गया है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नेपाल सीमा पर यह मारपीट हुई। पुलिस मामले की जांच में इस वक्त जुट गई है। तो शराब तस्करों का दुस्साहस देखिए, बार बार या तो पुलिस वाले या एसएसबी के जवान इस वक्त उनके निशाने पर हैं और पिटाई की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एसएसबी के 2 जवानों को देखिए कैसे ये ग्रामीण घेर लेते हैं। और मोतिहारी संवाददाता अवनीश सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, तस्वीरों में लोग साफ साफ दिख रहे हैं, कार्रवाई कहां तक? हाँ बिल्कुल, देखिए कार्रवाई को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है और एसडीपीओ को जांच की जिम्मेवारी दी गई है कि जिस तरह से शराब माफिया और शराब तस्कर जो है वो अब पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। बिहार पुलिस को छोड़िए, वो एसएसबी के जवानों को भी जो है वो पीट रहे हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। उनको संतोष पंडरुंग जो है एसएसबी के जवान थे और उनको नेपाल सीमा पर जो है उनके साथ मारपीट की गई। और मोतिहारी के जो सीमाई इलाका है, नेपाल का सीमाई इलाका है, वहां पर शराब माफियाओं का वर्चस्व है। और वैसी स्थिति में कई बार जो तस्वीरें आती है कि पुलिस के साथ नोकझोंक, एसएसबी के जवानों के साथ नोकझोंक, और अब जो तस्वीर आई है कि एसएसबी के जवानों के साथ बड़ी मारपीट की गई है। बिल्कुल, और ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत वक्त रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। सुपौल से बड़ी खबर आती हुई, कोसी नदी में नाव पलट गई है। नाव पर सवार सभी लोग हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नाव पर 4 से लेकर 5 लोग सवार थे जब यह हादसा हुआ है। छोटी नाव पर लोडेड था सामान। जो बताया जा रहा है कि किशनपुर के मोजहा पीरगंज की यह घटना है। सड़क कटने की वजह से इस वक्त लोगों के सामने अगर कोई विकल्प है तो सिर्फ नाव ही, और नाव से ही आवाजाही कर रहे थे ये लोग, जिस दौरान ये नाव जो है वो डूब जाती है। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के करगहर थाना क्षेत्र के निमडेहरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 2 महिला समेत 5 लोग घायल बताए गए हैं। घायल 2 लोगों को इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। निमडेहरा के गामा यादव और राजू यादव के बीच जमीन को लेकर लाठी डंडा चला, जिसमें राजू के साथ उनकी बेटी और 3 लोग घायल हो गए। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहले दोनों पक्षों के बीच बहस होती है और फिर बाद में लाठी डंडे एक दूसरे पर चलने लगे। एक पक्ष के करगहर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पहला फांसी के जाते हमार बचावा आगे के वजह पटक के मारे लगल गोली है हमारा के हाथ में पीछे दिल काहे खातिर मारपीट भेल है? फिर घर जमीन खातिर। हां, के मारपीट के है? गामा के लइका गामा। दानापुर के बेउर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पिंकू कुमार और पीयूष राज नवादा के रहने वाले हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों ठगों ने एसबीआई एटीएम में छेड़छाड़ कर दी और एटीएम फंसने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया था, जिससे लोग एटीएम कार्ड फंसने पर फोन कर रहे थे और ठगी के शिकार हो रहे थे। कुछ लोगों की सूझबूझ से पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि ठग उन्हीं एटीएम को निशाना बनाते थे जहां गार्ड की मौजूदगी नहीं थी। खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव में आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। फुलवारी शरीफ थाने में पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें 2 युवक को आरोपी बनाते हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पीड़िता द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और अनुसंधानकर्ता द्वारा फिर 161 का बयान लिया गया है। कल पीड़िता को माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया जाएगा, जहां पर उनका 183 BNSS के तहत बयान अंकित की जाएगी और मेडिकल किया जाएगा।
तदुपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।